नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी की रीज़निंग की सीरीज़ चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम 22/9/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो रीज़निंग के सवाल पूछे गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे या फिर उसको सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि लीप वर्ष वाला जो सवाल है ये काफ़ी इजी होता है। इजी होने का मतलब ये है दोस्त कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी 4 से भाग चला जाए वो होते हैं लीप वर्ष। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24। ये आपको इजीली तरीके से याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु फर्स्ट व बिंदु सेकंड के दो रूपों में अंकित दो धारणाएं दी गई हैं। कथन और धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं। कथन दिया गया है, उसके बाद धारणा दी गई है, इसको आपको देखना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए पहले कथन देखिए, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। जंक फूड का मतलब ये होता है जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब होते हैं जंक फूड। अगर आप जंक फूड भारी मात्रा में खाओगे तो मोटापे का एक कारण बन सकता है। तो वही बता रहा है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। धारणा है कि जंक फूड से मोटापा होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ये बिल्कुल सही है। रीता और गीता माँ और बेटी हैं। देखिए ऊपर जो है ये नहीं बताया गया है कि बेटी का नाम रीता है या फिर माँ का नाम गीता है, ये नहीं बताया गया है, तो ये गलत है। केवल और केवल धारणा एक आपका अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विषम को चुनना है, इसमें से गलत कौन सा है? देखिए बहुत इजी सवाल है। देखिए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू जो है 23 होती है, आई की प्लेस वैल्यू जो है 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और क्यू की प्लेस वैल्यू जो है 17 होती है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल बी जो है यहाँ पर एक गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ना कि 10। 10 जो है जे की प्लेस वैल्यू होती है, आप जानते ही हैं। तो बी उत्तर यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा गया है और यहाँ पर आप देखिए ए बी और सी ये मुझे दिया गया है। अब देखिए ए बी बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बी सी और ए बी दिया गया है, ए सी जो है पूछा गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पर आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण का स्क्वायर आप निकाल करके आसानी से निकाल सकते हो। मतलब एक और दो दोनों मिल करके अगर कहा जाए तो कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी निम्न कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है, फिर अवधारणा दी गई है। कथन है, प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए, शुल्क संरचना का मतलब होता है कि शुल्क को पुनर्निर्माण करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि शुल्क बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, इस पर विचार करने के लिए प्रधानाध्यापिका ने सभी अभिभावक और शिक्षण कर्मचारी की एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई। अवधारणा देखिए, अवधारणा नंबर 1 है कि शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की एक योजना है। बिल्कुल ये एक योजना है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर कोई योजना ना होती तो मीटिंग बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो ये बिल्कुल सही है। सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी, बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि सभी लोगों की सहमति होना ज़रूरी है, तभी बैठक का मतलब हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो कहा जाए तो अवधारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। ये देखिए यहाँ पर आपको एक दर्पण नज़र आ रहा होगा, ये एम और एन जो है एक दर्पण है
और इस पे ये जो है आकृति ये रखी जाती है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ किस तरीके से बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है किस तरीके से बनेगा ये आपको बताना है। देखिए ये जो आकृति जैसा या जो गोले जैसा नज़र आ रहा है, ये इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में, ये आकर के राइट साइड में हो जाएगा। तो ये राइट साइड में केवल और केवल बी ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। देखिए दर्पण छवि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक दर्पण है और इधर लिखा हुआ है रेस्ट, इसकी दर्पण छवि आपको बताना है कि ये दर्पण में या फिर कहा जाए शीशे में देखने पर कैसा दिखेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये जो टी है ये सबसे पहले आ जाएगा, तो टी जो है आपका ये सबसे पहले आ जाएगा, बी और डी में है। और ये जो टी है इसके केवल और केवल लेफ्ट राइट ही चेंज होंगे, अपर और बॉटम चेंज नहीं होता है। अपर बॉटम जो है केवल और केवल जल प्रतिबिंब में चेंज होता है, तो ये भी गलत है, यानी बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। TSER जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है बी आंसर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग है, तो 23 - 4 + 15 × 3/10 का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने का एकमात्र तरीका है कि आपको प्लेस वैल्यू जल्दी से रख देना है। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है 23, तो मैं लिख दूंगा 23, ठीक है। माइनस का अर्थ यहाँ पे बताया गया है गुणा, तो गुणा लगा दिया गया। फिर लिखा है 4, तो मैंने लिख दिया 4। फिर देखिए प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस। फिर 15, गुणे का अर्थ जो है ये बताया गया है भाग, तो मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। फिर 3 लिखा है, 3 लिख दिया। फिर भाग लिखा है, भाग का अर्थ जो है ये बताया गया है प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। और फिर लिखा है 10, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे भाग देना होता है, क्योंकि बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा। तो इसको आप भाग दीजिए, 3 से आप 15 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, और 23 को आप 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 23 × 4 = 92। 92 माइनस के 5 प्लस के 10, अब 92 और 10 ये हो जाएगा आपका 102। इसमें से आप 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 97। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में अंकित 2 तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्क पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन से तर्क कथन के संदर्भ में प्रबल हैं। कथन दिया गया है, क्या प्राथमिक छात्रों के लिए खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। कथन है कि क्या प्राथमिक छात्रों के लिए खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क है, हाँ शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के लिए खेल का होना बहुत ज़रूरी है, तो खेल महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। नहीं, खेल छात्रों के शैक्षिक समय को बर्बादी करते हैं, इस प्रकार उन्हें शैक्षिक कार्यों में कमज़ोर करते हैं, ये गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, केवल और केवल तर्क एक प्रबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क एक प्रबल है। अगला सवाल देखिए, क्या आप बता सकते हैं निम्न कथन के संदर्भ में कौन से तर्क प्रबल हैं। फिर से वही है, देखिए कथन और तर्क दिया गया है। कथन आप देखिए, क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। तर्क दिया गया, हाँ आने वाले समय में इससे दूरस्थ इलाकों में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है कि अगर नदियों को जोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में पानी की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी दूर दराज इलाकों में। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि नहीं, हमें पानी दूषित नहीं करना चाहिए और नदियाँ स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता बना लेंगी, ये गलत है। राइट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल तर्क एक प्रबल है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, केवल तर्क एक प्रबल है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला दी गई है 14, 42, 126। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 14, 42, 126 में 3 का गुणा किया जा रहा है। यानी अगर यहाँ पे लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है 42, यहाँ पे लिखा है 126,
14 में आपने 3 का गुणा किया, ये 42 हो गया। 42 में आपने 3 का गुणा किया, 126 हो गया। 126 में भी आप 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, यानी 8 पीछे आ जाएगा तो यूनिट आपका 18 हो जाएगा, यानी 378। तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 378। 126 को आप 3 से गुणा करेंगे 378, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको बताना है कि कुल मिलाकर के वर्ग कितने हैं। वीडियो को मैंने आपके सामने जो फोटोज है जूम कर दिया है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और हर एक वर्ग को अच्छे से काउंट कर लीजिए, फिर बताइए कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है। देखिए मैं इसका पहले ब्रश चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वर्ग आपसे पूछे गए हैं। एक बात आप अच्छे से जानते हो कि अगर इस तरीके से बना हुआ है और मेरे भाई इसमें अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसमें वर्गों की संख्या जो है टोटल 5 होती है। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला पूरा 5, इस तरीके की में 5 होती है। और अगर इसी के साथ कोई एक दूसरा भी जुड़ा हुआ है इस तरीके से और इसमें अगर इस तरीके से बना हुआ है तब इसमें वर्गों की संख्या 5, तो इसमें हो जाएगी 5 इसमें और एक ये हो जाएगा, यानी एक और, यानी कुल मिलाकर के अगर 2 जुड़ा हुआ है तो उसमें 11 बन जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आप इसको काउंट कीजिए फिर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो आपको आसानी से नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक ये बड़ा वाला पूरा 9 और इसके अलावा एक ये बड़ा वाला 10, तो 10 तो ऐसे ही हो गए। और इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक ये बड़ा वाला ये हो जाएगा 11, यानी 11 वर्ग जो है आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक ये हो जाएगा आपका ये 12, ये 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ये बड़ा वाला पूरा आपका 16, एक ये पूरा आपका बड़ा 17 और इसके अलावा बस 17 ही है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहा जाए तो 17 जो हैं आपके ये वर्ग हो जाएंगे। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे ही है। एक ये बड़ा वाला 9, एक ये बड़ा वाला 10, एक ये दोनों मिला करके 11 12 13 14 15, इसके अलावा एक ये पूरा 16 और एक ये पूरा 17, यानी ओवरऑल कहा जाए तो 17 वर्ग हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या कुल मिलाकर के 17 यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, विषम को चुने। इसमें से आपको बताना है विषम, तो काफ़ी ईजी है। ये गणितीय चिन्ह है, ये भी गणितीय चिन्ह है, ये भी गणितीय चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर ये आपका कोई भी गणितीय चिन्ह नहीं है, यानी डी आंसर राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि दिए गए कथन व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि सभी आरेख आकृतियां हैं, फिर है कि सभी आकृतियां त्रिआयामी होती हैं। अब देखिए इसको आप बनाइएगा, सभी आरेख आकृतियां हैं। इसका एक डायग्राम मैं पहले बनाऊंगा। ये हो जाएगा आरेख, आरेख को मैंने ए आर से लिख दिया है, ठीक है। सभी आरेख आकृतियां हैं, सभी आरेख जो हैं वो क्या हैं, आकृतियां हैं। आकृतियों को मैंने ए और के से लिख दिया है, ठीक है। सभी आरेख आकृतियां हैं, ठीक है। अब देखिए सभी आकृतियां त्रिआयामी होती हैं, जितनी भी आकृतियां हैं ये क्या हैं, त्रिआयामी होती हैं, त्रिआयामी होती हैं। अब देखिए निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष देखिए सभी त्रिआयामी आरेख हैं। त्रिआयामी का जितना भी हिस्सा है वो आरेख है नहीं, सभी आरेख त्रिआयामी हैं लेकिन सभी त्रिआयामी आरेख नहीं है, तो ये पहला गलत है। सभी आकृतियां आरेख हैं, सभी आकृतियां आरेख हैं, यानी आकृतियों का सारा हिस्सा आरेख है नहीं, आरेख जो हैं वो आकृतियां हैं, मतलब सभी आरेख आकृतियां हैं लेकिन सभी आकृतियां आरेख नहीं हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी ए आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के हैं। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, वैसे भी दिमाग लगा करके आप समझ सकते हैं। देखिए सुमन महेश और कुमेश का, सुमन एक लड़की है, वो महेश और कुमेश का अपने बेटे, यानी सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, सुमन के बेटे के चाचा कौन होंगे? सुमन के बेटे के चाचा जो होंगे वो सुमन के पति के भाई होंगे। सुमन के पति के भाई होंगे सुमन के बेटे के चाचा के बेटे के रूप में, तो सुमन का भतीजा हुआ। सुमन के बेटे के चाचा जो होंगे वो सुमन के जेठ या देवर होंगे, या फिर कहा जाए सुमन के पति के भाई होंगे, और उनका बेटा जो है सुमन का भतीजा होगा। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका डायग्राम के हिसाब से समझ लीजिए, सुमन जो है वो महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, देखिए ये हो गई सुमन, सुमन का एक कोई बेटा है, सुमन का कोई एक बेटा है, सुमन अपने बेटे के चाचा, अपने बेटे यानी इसका चाचा कौन होगा भाई? इसका कोई एक पति होगा सुमन का, और उसका कोई एक भाई होगा, वो जो है उस सुमन के बेटे का चाचा बनेगा, ठीक है। के बेटे, चाचा के बेटे, चाचा का कोई एक बेटा है के रूप में परिचय करवाती है। चाचा का कोई बेटा है, उसका नाम है महेश और एक का नाम है कुमेश। महेश और कुमेश ये सुमन के बेटे के चाचे हैं, भतीजे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर। तो चाचा भतीजा का रिश्ता हो जाएगा, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है और नीचे विकल्प चित्र दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है और उत्तर देना है। देखिए अगर आप इसमें पहले वाले चित्र को देखोगे तो यहाँ से ये क्लॉक वाइज घुमा हुआ है, तब ये इस तरीके से बना हुआ है, यानी क्लॉक वाइज घुमाया गया है बस। अब गाइस यहाँ पर आप देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसको भी आपको क्लॉक वाइज ही घुमाना है। इसको आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? ये क्लॉक वाइज घुमाएंगे आप तो बी ऑप्शन की तरह बनेगा। ये क्लॉक वाइज आप घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये बी ऑप्शन की तरह बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में ही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है? आपको बताना है इसमें कौन सी समानता है। अब देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त या फिर कहा जाए अंडाकार जैसा है, और इसमें एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है, इस वर्ग में एक ट्रायंगल है, इस वर्ग में एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, और इसमें भी एक स्टार बना हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें भी आप देखिए ये जो है दो ट्रायंगल हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कहा जाए तो एक वर्ग है, वर्ग भी है, ठीक है। और इसमें अगर कहा जाए तो ये जो है आपका ये त्रिभुज के अंदर जो है ये स्टार भी बना है और एक वर्ग भी बना है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सटीक बन रहा है। तो ऑप्शन बी में ही आपका यहाँ पे बिल्कुल निकटतम समानता है, सी में ये गलत है, और डी में अगर कहा जाए तो नीचे अंदर वर्ग नहीं बना है। तो केवल बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सरस्वती और गौरी बहनें हैं, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है? अब देखिए सरस्वती और गौरी बहनें हैं, एक है कोई सरस्वती और एक है कोई गौरी, ये दोनों कौन है? बहनें हैं, यानी फीमेल है। गौरी का भाई जो है वो सरस्वती का भी भाई होगा, क्योंकि सरस्वती गौरी बहनें हैं तो गौरी का भाई सरस्वती का भी भाई होगा। गौरी का भाई सरस्वती के पिता या फिर गौरी के पिता से किस रूप में संबंधित है? मेरे प्यारे भाई आप जानते हो कि आपके पिता के पिता आपके कौन होंगे? दादा। आपके पिता के पिता आपके दादा होंगे और आप अपने दादे के पोते होंगे, तो ये हो जाएगा पोता होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोता का रिलेशन इनके बीच है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा पोता। अगला सवाल देखिए, यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर को क्या लिखा जाएगा? यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर को क्या लिखा जाएगा?
अब देखिए यहाँ पर सेम टू सेम प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ई की 5, ई की 5 और एन का 14। अब देखिए इंटर का आप देखेंगे तो इंटर ई का जो प्लेस वैल्यू होता है 5 होता है, एन की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 14, टी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18। तो 514 205 18 किस में है? 514 205 18, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। सेम टू सेम प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है, तो ऑप्शन डी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। देखिए कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन देखिए लिखा है कि सभी ऊन धागे हैं। ये ऊन को मैंने यू से लिखा है और धागे को मैंने डी से लिखा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए सभी ऊन, ये हो जाएगा ऊन, सभी ऊन धागे हैं, धागे को मैं डी से लिखूँगा। सभी ऊन धागे हैं और कुछ ऊन खुरदरे हैं। ऊन का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है? खुरदरा है। ऊन का कुछ हिस्सा जो है ये खुरदरा है, खुरदरा को मैंने के से लिखा है। फिर से देखिए सभी ऊन धागे हैं, ऊन का जितना भी हिस्सा है वो धागा है और कुछ ऊन खुरदरे हैं, ऊन का कुछ हिस्सा जो है खुरदरा है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देखिए सभी खुरदरे ऊन है। खुरदरे का जितना भी हिस्सा है वो ऊन है नहीं, कुछ है लेकिन सभी नहीं है। तो कुछ और सभी में कहा जाए तो सभी गलत है। कुछ धागे खुरदरे हैं, धागे का कुछ हिस्सा खुरदरा है, धागे का कुछ हिस्सा खुरदरे को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा, यानी केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। इसमें देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो किस तरीके से आप इसका उत्तर निकालोगे। जो ये पहला चित्र बना है इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 लाइनें हैं। दूसरे वाले चित्र में भी 1 2 3 लाइनें हैं। और इसके अलावा अगर आप तीसरा चित्र देखोगे तो इसमें भी 1 2 और 3 ही लाइनें हैं। तो इसके बाद वाले में भी आपको 3 ही लाइनें होनी चाहिए। अब इसमें अगर आप देखो तो 1 2 और ये 3 लाइनें हैं। इसमें आप देखोगे तो ये 1 2 और 3 इसमें भी है, बट अंतर ये है इसमें कि ये जो है ये दोनों एक साथ चुभी हुई हैं। लेकिन इसमें देखोगे तो एक कोना जैसा ही चुभा रहा है, इसमें भी कोना जैसा ही चुभ रहा है, इसमें भी कोना जैसा ही चुभ रहा है। तो केवल और केवल बी उत्तर राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा बेन निम्न के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? कार, पार्क और उपग्रह। अब देखिए दूर दूर तक ना तो कार से कोई रिलेशन है, ना पार्क से और ना ही उपग्रह से। तो ए बी और सी तीनों का अलग अलग इसमें कंबाइनेशन होगा। तो ए बी सी यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल देखिए, यदि लैम को जे वाई के सी लिखा जाता है तो माइन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा गाइस कहा जाए तो आप प्लस वैल्यू से भी देख सकते हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो एल से जे माइनस किया गया 2, यानी एल से जे पर जाने के लिए 2 माइनस किया गया, ए से वाई पर जाने के लिए 2 माइनस किया गया, एम से के पर जाने के लिए 2 माइनस किया गया, ई से सी पर जाने के लिए भी 2 ही माइनस किया गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए जितने भी यहाँ पर लिखे गए अक्षर इन सभी में माइनस का 2 किया जा रहा है। इसी तरीके से आप माइन में भी माइनस का 2 कर देंगे। देखिए एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 में से आप 2 माइनस करेंगे 11, 11 की प्लेस वैल्यू होती है के। ठीक है, आई जो है ये आपका होता है 9, 9 में से आप 2 माइनस करोगे ये हो जाएगा जी। तो के और जी जो है केवल और केवल डी ऑप्शन में ही है। बाकी देख लीजिए एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में से आप 2 माइनस करोगे हो जाएगा 12, 12 पे होता है एल। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में से आप 2 माइनस करोगे ये हो जाएगा 3, 3 पे होता है सी। तो के जी एल सी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? पहले मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पर आप 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा दिन था, ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2018 में पूछा गया था, तब 2018 के लिए 2020 जो है फ्यूचर ही था, तो इस वजह से ये होगा लिखा गया था। अब देखिए ये कैलेंडर का सवाल है और इस सवाल को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास जो
जो भी तरीका है आप उसी तरीके से हल कीजिए। बस अंतर ये है कि आपका सवाल का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। बाकी मेरे भाई आप किसी भी तरीके से हल करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। देखिए 29 मार्च 2020 आपको जानते हैं कि मंथ का कोड होता है 144 025 036 146। ये होता है मंथ का कोड, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये ओवरऑल 12 महीने का कोड होता है। और इसके अलावा मंथ का कोड होता है उस सॉरी ईयर का कोड होता है 4206। कहने का मतलब ये होता है 2016, ये 17, ये 18 और ये 20। ये इस तरीके से यहाँ पर कोड बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4206 ये जो है ये आपका ये ईयर का कोड है, और ये जो है आपका ये मंथ का कोड है। ओके, सबसे पहले आप देखिए लिखा गया है 29, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 29। मंथ है मार्च, मार्च में है यानी तीसरा यानी 4, ये हो जाएगा 4। 20 यानी 2020, तो 2000 का कोड है जो है वो है 6, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। 20 लिखा हुआ है पीछे, तो मैंने 20 लिख दिया। 20 में लीप ईयर कितने हैं, इसको 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20 यानी 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको टोटल काउंट कर लीजिए, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 ये हो जाएगा आपका 24, 24 के 4 हासिल आई हो जाएगा आपका 2। अब 2 2 4 2 6 यानी 64 हो जाएगा। इसको आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 नाम 63, इस जो रिमाइंडर बच जाएगा आपका वो हो जाएगा 1। 1 पे होता है आपका रविवार, 1 पे होता है आपका रविवार, तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा रविवार। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रविवार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आप यहाँ पर देखिए मंथ का कोड है 144 025 036 146, ये जो है आपका ये मंथ का कोड होता है। इस मंथ के कोड में अगर कहा जाए मेरे भाई, तो आपको मंथ को ध्यान से देखना है। इसके अलावा ईयर का कोड है 4206, आपको देखना है 29 मार्च है, 29 है, मार्च का कोड हो जाएगा 4। 2020 है यानी कि जो ईयर का कोड है वो है 6। 20 है, 20 लिख दिया मैंने। 20 में कितने लीप ईयर, 5 निकलेंगे। इन दोनों को पूरा ओवरऑल मैंने काउंट किया, 64 आ गया। 64 को मैंने 7 से भाग दिया, 7 नाम 63 9 बार गया। इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 1, 1 पे आपका आता है रविवार, तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रविवार, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविवार। अगला देखिए विषम को चुने, इसमें से भी आपको विषम बताना है, बहुत ईजी है। विषम किस तरीके से आप निकालेंगे, देखिए इसमें वृत्त के अंदर वर्ग बना है, त्रिभुज के अंदर वर्ग बना है, और इस जो यहाँ पर पेंटागन है इसमें भी आप देखेंगे तो वर्ग ही बना है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए जो षष्ठागन है इसमें वृत्त बना हुआ है, न कि वर्ग। तो यहाँ पर वृत्त है जो वर्ग होना चाहिए, तो सी आंसर आपका गलत दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट उत्तर होगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करें। इसमें आपको बताना है कि अगला अंक क्या होगा। अंक दिया गया है 10 16 25 37। अब देखिए यहाँ पर आप 10 में कितना जोड़ा गया 6, 16 में कितना जोड़ा गया 9, और 25 में कितना जोड़ा गया 12, 6 में कितना जोड़ा गया 3, 9 में कितना जोड़ा गया 3, 12 में आप कितना जोड़ोगे 3, ये हो जाएगा 15, 37 15 हो जाएगा, 37 15 52, यानी बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 52। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कुल मिलाकर के त्रिभुज कितने हैं। फटाफट इसका आंसर आप बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है। देखिए ये जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको काउंट करना है कि त्रिभुज हैं कितने। सबसे पहले आप ऊपर वाले को काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप नीचे वाले को उससे 2 गुना से गुणा कर देंगे, आपका इजली तरीके से आ जाएगा। ऊपर वाले में आप देखिए लिखा गया है, इसमें त्रिभुज देखेंगे आप तो 1 2, ये वाला छोटा वाला 3, और एक ये वाला छोटा 4, ये 5 और एक ये 6, यानी ओवरऑल कहा जाए तो ऊपर ये 6 आपके तो आसानी से आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद देखा जाए मेरे भाई तो एक ये पूरा बड़ा वाला आपका 7, यानी 7 त्रिभुज तो आपको आसानी से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है, 7 का 2 से गुणा यानी 14। ओवरऑल कहा जाए तो ऊपर से नीचे तक पूरा 14 जो है ये त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक ये वाला पूरा बड़ा वाला, ये वाला पूरा ये हो जाएगा आपका 15, और एक इस साइड में भी पूरा बड़ा वाला ये वाला हो जाएगा आपका 16। तो टोटल इसमें 16 त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं, और 16 से ज़्यादा तो नहीं है, 16 ही त्रिभुज हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर 16। एक बार आप खुद से काउंट कर लीजिए, अगर ज़्यादा होंगे तो आप कमेंट्स में बताइएगा। वैसे मुझे 16 ही दिख रहा है, तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका 16। अगला देखिए सुरेश दक्षिण पश्चिम दिशा के सम्मुख है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान से देखना है।
पहले आप देखिए वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। देखिए CW यहाँ पर जो दिया गया है वो 135 दिया गया है, और जो AW यानी एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। 135 में से आप 45 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 90, यानी 90 डिग्री यहाँ पर आपको जो है ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। सबसे पहले आप देखिए कि सूरज जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम किस तरीके से बनेगा, ये ऊपर वाला होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम। तो जो सुरेश है वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, यानी सुरेश जो है वो इसी दिशा में है। सुरेश जो है वो इस दिशा में है, इस दिशा में है, सुरेश इस दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्त, समझिएगा, इसको दक्षिणावर्त आपको 90 डिग्री घुमाना है। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, इधर 45 डिग्री हो जाएगा, 45 आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। यानी अब जो सुरेश का मुख होगा ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो सी उत्तर, राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज 135 है, एंटी क्लॉकवाइज जो है 45 है। 135 में से 45 आप माइनस करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री जो है आप ये दक्षिण पश्चिम में से माइनस, मतलब 90 डिग्री आप दक्षिण पश्चिम में से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो मैंने कंप्लीट किया है वो रेलवे रिक्रूटमेंट 22 तारीख वाला कंप्लीट किया है। अब जो कंप्लीट करूँगा वो 23/9/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा। गाइस, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, ठीक। देखिए, इसमें जो आपका पहला सवाल है यह है कि यदि प्लस माइनस बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है तो 175 प्लस 160 ब्रैकेट बंद गुणे 50 ब्रैकेट बंद गुणे 10 का मान क्या होगा। देखिए, इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप जो मान दिया गया है उसको देखिए। 175 प्लस का मान है, माइनस कर दिया जाता है 160 यानी 160 ब्रैकेट बंद, गुणा जो है ये भाग बन जाता है, यहाँ पर आपने भाग का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे 50 है, फिर ब्रैकेट बंद, और इसके बाद गुणा जो है भाग बन जाता है, फिर से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 175 में से 160 आप घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 15 भागे 50। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी भाग है, इस जब भाग के बटे भाग हो या फिर कहा जाए बटे के नीचे बटे हो, तब आप उसका प्रतिलोम कर देते हैं, कहने का मतलब उसको चेंज कर देते हैं, तो 1/10 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको आप काट कर दीजिए, यहाँ पर 5 3 15 और 5 दहम 50। अब देखिए ये हो जाएगा 3/100। 3/100 को आप 0.03 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3/100 को आप 0.03 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखिए, यदि बीरबल को किसी कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में या उसी कोड भाषा में डीजल को क्या लिखा जाएगा। देखिए, जो सवाल है ये बहुत इजी सवाल है। अगर आप देखोगे तो आगे की 3 अक्षर को उल्टा कर दिया गया है या फिर उसको पलट दिया गया है, और पीछे की 3 अक्षर को भी पलट दिया गया है। वीरबल को RIB लिख दिया गया, उसी की कोड भाषा में देखा जाए तो वी जो है 3rd पे पहुंच गया है, I 2nd पे, R 1st पे। उसी के रूप में अगर आप डीजल को लिखोगे तो E जो है आपका ये पहले आ जाएगा, इसके बाद आएगा I, उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा L, उसके बाद E और उसके बाद S। तो EIDLES EIDLES जो है ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि X Y का बेटा है, Y Z की पत्नी है, W Z का पिता है, तो Y का W से क्या संबंध है। अब देखिए, X जो है Y का बेटा है, X जो है ये Y का बेटा है, X जो है ये Y का बेटा है, और Y जो है Z की पत्नी है, Y Z की पत्नी है, मैंने डायग्राम बना दिया है। W जो है Z का पिता है, W जो है Z का पिता है, W Z का पिता है, तो Y W का होगा, Y जो है W का होगा। देखिए, Z का पिता है W और Z की पत्नी है Y। मेरे भाई, आपके बेटे की पत्नी आपकी कौन होगी, आपके बेटे की पत्नी आपकी बहू होगी,
तो जो W का बेटा है Z, उसकी पत्नी Y W की बहू होगी। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर बहू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको बताना है इसमें से अगला पद क्या होगा। 9 8 7 6 5, इसके बाद आ जाएगा 4, DEFG, इसके बाद आ जाएगा H और उसके बाद आ जाएगा I। तो ये बहुत ईजी सवाल था, 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख वर्गों के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। बर्तन, सिल्वर और आभूषण। अब देखिए, आप एक बात अच्छे से जानते हो कि जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर है, इससे आभूषण का भी निर्माण होता है और इसके अलावा इससे बर्तन का भी निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो सिल्वर है, इससे आभूषण और बर्तन दोनों का निर्माण होता है, यानी सी वाला आपका बीच में हो रहेगा और ए और बी किनारे रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया है कि अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात करें। अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात करें। कथन है, नीना की वर्तमान आयु 10 साल है। दूसरा कथन है, नीना की बहन की आयु नीना की आयु का 5वां भाग है। अब देखिए, नीना की वर्तमान आयु 10 साल है और जो नीना की बहन है उसकी आयु वो नीना की आयु का 5वां भाग है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर देखा जाए तो आप कथन 1 और कथन 2 दोनों के मिलाओगे तो नीना की जो बहन है उसके आप आयु आसानी से निकाल सकते हो। तो 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल जो है वो है कि कॉग को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है, तो हैंस को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल आएँ तो आपको सबसे पहले तो सवाल को ध्यान से देखना है कि सवाल कह क्या रहा है और सवाल में दिया क्या गया है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो लिखा गया है कोक को D4 P6 D4 L2 लिखा जा रहा है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर अक्षर को ध्यान दीजिए, सी को डी लिखा गया है, यानी एक बढ़ा करके लिखा जा रहा है। तो आप उसी तरीके से लिख दीजिए, एच को आप आई लिखोगे। अभी केवल आप अक्षर को ध्यान दीजिए, संख्या को छोड़ दीजिए, ठीक है। संख्या वाला स्थान हम गैप में रखेंगे। ओ के बाद पी है तो मेरे प्यारे भाई ई के बाद यहाँ पर एफ हो जाएगा। सी के बाद डी है तो उसी प्रकार एल एम एन एन के बाद आपका ओ हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा और ई के बाद आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 होती है, इसमें एक बढ़ा करके लिख दिया गया 4। उसी प्रकार एच की जो प्लेस वैल्यू ये 8 होती है, इसमें एक बढ़ा करके आप लिख दोगे 9, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो ओ जो है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 15। मेरे भाई, जो सिंगल डिजिट है उसमें एक बढ़ाया जा रहा है और जो डबल डिजिट है उसके अंकों को जोड़ा जा रहा है, ओके। जो 15 है इसमें अगर देखोगे तो 5 और 1 ऐड करके यहाँ पर 6 लिख दिया गया है। उसी प्रकार ई की जो प्लेस वैल्यू है ये 5 है, इसमें 1 ऐड करोगे आप, ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद एन की जो प्लेस वैल्यू है ये 14 है, इसमें अगर आप देखोगे तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, इसमें आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, इसमें आप ऐड करोगे एक हो जाएगा 6। तो I9F6O5 I9F6O5 D4 और F6, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए जो अक्षर है उसमें 1 बढ़ाना है, जो संख्या दी गई है जो सिंगल डिजिट है उसमें 1 बढ़ाना है, जो डबल डिजिट है उसके डिजिट को जोड़ना है, बस अंतर इतना ही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं तथा जेड का विवाह वी से हुआ है तो वी का एफ से क्या संबंध है। देखिए, सी के पुत्र एफ और जेड हैं, ये हो गए सी और इनके पुत्र हैं, एक का नाम है एफ और एक का नाम है जेड, दोनों पुत्र हैं तो दोनों पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। तथा जेड का विवाह वी से हुआ है, जेड का जो विवाह है ये वी से हुआ है, ये जो जेड है इसका विवाह वी नामक महिला से हुआ है, ठीक है। तो वी का एफ से क्या संबंध है। अब वी का एफ से क्या संबंध है, आपके भाई की पत्नी आपकी कौन लगेगी, आपके भाई की पत्नी आपकी कौन लगेगी।
आपके भाई की पत्नी आपकी भाभी लगेगी, या फिर मेरे भाई कहा जाए कि ननद। बात एक ही है, तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भाभी ननद दोनों दिया गया है, लेकिन भाभी और ननद में काफ़ी अंतर होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में केवल 2 ही दिया गया है, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र में लगभग मिलता जुलता है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो चित्र नजर आ रहा है इससे मिलता जुलता इस चारों में से कौन सा है। पहले ऑप्शन को देखिए, अगर आप इस जो प्रश्न में दिया गया है इसको अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए, जो ट्राइंगल बना हुआ है ये पूरे कोने को टच कर रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे तक पूरा टच कर रहा है, लेकिन जो पहले वाले में है, ए वाले में, ये नहीं टच कर रहा है, तो ये गलत हो गया। बी वाला भी इसी तरीके से है, और सी वाले में जो ट्राइंगल ही गायब है। अब देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पे डी वाले में ये टच भी कर रहा है, और ये यहाँ पे जो एक कोना है ये ब्लैक भी है, तो डी उत्तर आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त हैं या फिर है। प्रश्न दिया गया है कि गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है कि गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। कथन है, 6 गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। गेंदों का रंग लाल है। अब देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो जो कथन एक दिया गया है इसमें जो रेडियस दी गई है वो मात्राएं दी गई हैं, और मेरे से सवाल जो पूछा गया है वो उसका औसत पूछा गया है, यानी एवरेज पूछा गया है। तो औसत निकालने के लिए चाहिए क्या, कुल संख्या बटे कुल की संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, अगर जो गेंद का रंग है इससे आपको मतलब नहीं है, चाहे लाल हो, पीला हो, नीला, काला, गुलाबी, हरा, नारंगी, कुछ भी हो, उससे मतलब आपको नहीं है। तो गेंद के रंग से कोई मतलब नहीं है, केवल पहले कथन से ही आप इसका औसत आकार निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो आप देख लीजिए, 4 3 7 7 14 5 19 19 और 6 25 4 29 29 बटे 6 आप निकालोगे, ये आपका निकल जाएगा यहाँ पर इसका औसत। तो केवल और केवल कथन एक ही पर्याप्त है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है से उत्तर देने के लिए प्रश्न का। तो ये हो जाएगा डी आंसर। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको जितने भी सवाल हैं वो ऑथेंटिक मिलेंगे और मेरे प्यारे भाई एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपको लेना है तो आप अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इस पर 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा करके मात्र 39 में ले सकते हैं। दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है, आप अभी इस ई बुक को ले लीजिए। और इसके अलावा इस ई बुक के साथ एक और ख़ास ऑफर चल रहा है कि इसके साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है, जो स्पेशल जीके की है, इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है, जिसमें आपको जीके साइंस पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के साथ पूरा इमेज एंड कलरफुल के साथ है, तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको ये मिलेगी कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर एक नंबर देख पा रहे होंगे 8948667652 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में भी पूरी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा, आपको यहीं से ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है कि दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कि रवि को अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। कहने का मतलब है रवि की एक कोई कंपनी है, उसमें 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष दिया गया है कि रवि एक उद्यमी है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर रवि की एक कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रवि एक उद्यमी ही होगा, यानी रवि एक बिजनेसमैन ही होगा, तभी उसके पास 100 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। मुझे नहीं पता भाई वो अच्छा है गंदा है, अपने जो लेबर हैं या अपने जो व्यवहारी हैं उन सभी के साथ कैसा वो सलूक करता है मेरे को नहीं पता। तो रवि अच्छा है गंदा है इससे कथन से नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो केवल और केवल कथन के अनुसार निष्कर्ष एक ही आपका अनुसरण कर रहा है, यानी दिया गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है।
तो जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आकृति की निकटतम समानता को दर्शाता है। इस आकृति को देखिए आप, एक आयत जैसा बना है, आयत में एक त्रिभुज है और एक आपका एक बर्फी के आकार का, एक स्टार के आकार का है। अब इसमें आप देख लीजिए पहले वाले ऑप्शन में, इसमें देखिए स्टार और त्रिभुज है, लेकिन ये जो चित्र बना हुआ है ये नहीं है, पहला गलत। दूसरे में अगर आप देखोगे गाइस तो दूसरा जो है ये बना तो है, अच्छी बात है, ये दोनों बना है, लेकिन बीच में अगर कहा जाए तो ये खाली है, इसके बीच में एक आयत बना होना चाहिए था, तो बी भी गलत है। सी वाले में जो स्टार जैसा चित्र नज़र आ रहा है ये नहीं है। डी वाले में देखोगे तो इसमें डी वाले में त्रिभुज भी है, ये बर्फी के आकार का भी है, स्टार के आकार का भी है, आयत भी है, यानी डी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है ये राइट होगा। तो जो भी डॉयर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटता समानता दर्शाता है। फिर से सवाल वही है, इसमें देख लीजिए एक वर्ग जैसा बना हुआ है, वर्ग में एक स्टार है और एक आपका पेंटागन है। अब देख लीजिए इसमें आप एक पेंटागन इसमें नहीं है, केवल वर्ग ही है, इसमें ये आपका हो जाएगा राइट उत्तर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। आपको ये बताना है इसमें से दर्पण छवि। देखिए बहुत इजी सवाल है ये। अब देखिए ये जो दर्पण है इसको आप ध्यान से देखिएगा, या फिर जो चित्र है इसको आप दर्पण में किस तरीके से देखेंगे वो आप देखिए। ये जो आप दर्पण देखते हैं उसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन जो टॉप का है वो टॉप पे ही बना रहेगा, जो बॉटम का है वो बॉटम पे ही बना रहेगा। देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट होगा। यानी ए वाला जो दिया गया है ये बिल्कुल दर्पण में नज़र आएगा अगर आप इसको देखोगे तो ये डी में ऑप्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि डी उत्तर राइट होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि दर्पण जो है ये ए में आ रहा है, बट उन्होंने ए टिक कर दिया, बट ए में आप देखोगे तो डी आंसर लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ए वाला केवल डी में दिया गया है तो डी उत्तर राइट होगा। इसी वजह से गाइस बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जितना भी मैंने लिया है सब में ऐसा ही है, आपने देखा होगा। अब इसको देखिए, आपको ये बताना है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ये बिंदुदार आपको ये नज़र आ रहा है, एक ये बिंदुदार, इसको आप मोड़ोगे तो नज़र कैसा आएगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये बिंदु बना हुआ है। बिंदु को अगर आप मोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो बिंदु वाला है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक मिनट, जो ये बिंदु वाला है आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस मोबाइल से बन नहीं रहा है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का चित्र जो है ये किस में देख पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो बी और सी इन दोनों में नज़र आ रहा है। अब बी और सी में अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि बी वाले में लाइनिंग नहीं है, यहाँ से लाइनिंग के बीच वाली गायब हो गई है, लेकिन सी वाले में पूरी की पूरी लाइनिंग और बिल्कुल डिट्टो नज़र आ रहा है जैसे बिंदुदार पे आप मोड़ोगे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन सी में ही है। सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। आपको बताना है अगला अक्षर क्या होगा। जेड एक्स वी टी आर पी। अब देखोगे आप यहाँ पर जेड आपका 26 पे होता है, एक्स आपका 24 पे होता है, वी आपका 22 पे, टी 20 पे, आर 18 पे, पी 16 पे, यानी माइनस का 2 किया जा रहा है। तो आप जो पी यहाँ पे है ये किस पे है, माइनस के 2 आप करोगे, यानी पी जो है आपका ये 16 पे आता है, ये 16 पे आता है। इस 16 में आप -2 करोगे, ये हो जाएगा आपका 14, और 14 जो है ये एन की प्लेस वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस केवल 2 ही किया जा रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त बेन आरेख चुनें। सबसे उपयुक्त बेन आरेख आपको बताना है। कैमरा, मेज, फर्नीचर। देखिए ये जो सवाल है बहुत ईजी है। फर्नीचर के अंदर आ जाएगी आपकी मेज, फर्नीचर के अंदर आ जाएगी आपकी मेज, और जो कैमरा है ये अलग हो जाएगा। तो फर्नीचर के अंदर मेज और कैमरा, इन दोनों के बीच में ये इस तरीके से रिलेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी उत्तर परफेक्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा।
अगला देखिए, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल आ जाएं तो गाइस आप डायग्राम से बनाइएगा, या फिर जिस तरीके से भी आप हल कर रहे हैं उस तरीके से हल कीजिएगा। लेफ्ट राइट कट करके आप कर रहे हैं उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रिक आप उस तरीके को अपनाइए, बस अंतर है कि सवाल आपका जो है सही होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखिए, सुंदर पूरब की तरफ चल रहा है, पूरब इस तरफ होता है, इस तरफ चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, मैंने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर अपने मुड़ेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है। जब वो दाईं ओर अपने फिर से मुड़ेगा तो ये पश्चिम की ओर चलेगा, चल जाता है और चलना जारी रखता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। तो बी उत्तर, राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। अगला सवाल देखिए, विषम को पहचानिए। इसमें आपको बताना है विषम कौन सा है। अब देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको चारों ऑप्शन को बहुत केयरफुली तरीके से देखना है। पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर जो एक वर्ग बना है इसका मात्र एक कोना छायांकित है, इसका मात्र एक कोना छायांकित है। दूसरे में आप देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है, इसमें भी मात्र एक कोना छायांकित है। और तीसरे ऑप्शन में देखोगे तो एक वृत्त बना हुआ है लेकिन इसमें एक मात्र कोना जो है खाली है और बाकी पूरा छायांकित है। और चौथे में आप देखोगे तो एक वर्ग बना हुआ है, इसमें मात्र एक कोना छायांकित है, बाकी पूरा खाली है। यानी अगर कहा जाए तो ए, बी और डी में एक एक कोना छायांकित है, जबकि सी वाले में एक कोना केवल खाली है, बाकी पूरा छायांकित है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। देखिए, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो सवाल है बहुत ईजी है। 35 को आप 5 से भाग देंगे 7 आएगा, 125 को आप 5 से भाग देंगे ये आपका आ जाएगा 25। जो 35 है इसको आप 5 से भाग देंगे ये 7 बार कटेगा तो ये हो जाएगा। 125 को आप 5 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। 125 को आप 5 से भाग देंगे तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा आपका डी आंसर। ऑप्शन डी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? इसमें से गलत कौन सा है? देखिए, नींबू, कच्चा आम और इमली और चीनी ये दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नींबू, कच्चा आम और इमली, इन तीनों में अगर आप एक रिलेशन देखोगे तो रिलेशन ये है कि इस तीनों में खट्टेपन का स्वाद होता है, खट्टेपन का होता है। लेकिन चीनी जो है आपका ये अलग है, चीनी जो है मीठा होता है। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा रिलेशन यह है कि जो नींबू है, कच्चा आम है, इमली है, ये डायरेक्ट पेड़ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन चीनी जो है इसका निर्माण किया जाता है गन्ने से। तो ये इस तरीके से भी अलग हो सकती है। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि सी आंसर में दिया गया है। तो ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। अगला देखिए, 6:45 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा? देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, 60h माइनस 11m/2। ये फॉर्मूला होता है कोण ज्ञात करने का। h जो है ये आवर को दर्शाता है, m जो है मिनट को दर्शाता है। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है 60, मैंने 60 लिख दिया। h जो है आपका ये यहाँ पे 6 है तो मैंने 6 से गुणा कर दिया। माइनस लगा, मैंने माइनस लगा दिया। 11 लिखा है, 11 लगा दिया मैंने। 45 लिखा, 45 लिख दिया। और नीचे बटे का 2 है, बटे का 2 लिख दिया। बस इतना आप हल कर लीजिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। हल करेंगे आप 60 को आप 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 360 माइनस 42 को आप 11 से गुणा कीजिए, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44, 44 और 2 46, यानी कि 462। फिर से देख लीजिए, आप 60 को 6 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44, 2 46, यानी 360 माइनस 462/2। अब देखिए 360 में से आप 462 घटाओगे तो आप कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 2, और 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 102। और बटे का आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहाँ पे 45 था, मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया था, तो इसी वजह से नहीं आ रहा था भाई। मैंने सोचा कि ये कहाँ से गलत हो गया। देखिए फिर से देखिए, समझिएगा। 60h आपका 6 है माइनस 11, m आपका 45 है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले 42 लिख दिया था, इस वजह से गलत हो गया था, बाई 2। अब इसको देखिए, आप 60 को 6 से गुणा करोगे 360 माइनस
11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 5 49, ये हो जाएगा 495/2। 495 में से आप 360 घटाएंगे 5, यहाँ से हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा बचेगा आपका 3, और 4 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 1, 135/2। अब आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि ये जो माइनस का है यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा है, मेरे भाई जो कोण होता है वो हमेशा प्लस में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप कट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 67.5 आपका हो जाएगा। तो 67.5 डिग्री ये कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये क्योंकि मिस्टेक हो गया था मेरे से। देखिए 60h - 11m/2 ये होता है कोण निकालने का फॉर्मूला। एच जो है ये आवर को दर्शाता है, एम जो है मिनट को दर्शाता है। ये हो जाएगा 60, एच जो है आपका ये हो जाएगा 6 माइनस है 11, एम जो है आपका ये 45/2 हो जाएगा। 60 को आप 6 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 360, माइनस 11 को आप 45 से गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 495/2। 495 में से 360 आप घटाओगे, जो भी आएगा उसको आप 2 से भाग दे दोगे, 167.5 आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। देखिए प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है, इसमें आप देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए। पहली आकृति को देखिए आप, ये जो है ये 2 वर्ग या 2 आयत जैसे बने हुए हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके एक में कर दिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम आप ऐसे देखिए, इसमें वृत्त बना हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा करके आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए कथन है कि सभी मैट कोई हैं और सभी कोई झूठ हैं। सभी मैट कोई हैं, इसको आप देखिए, ये हो जाएगा मैट, सभी मैट क्या है कोई हैं। ये कोयर को मैंने के से लिख दिया है, सभी मैट कोई हैं, मैट को मैंने यम से लिखा है, कोयर को मैंने के से लिखा है। सभी मैट कोई हैं और सभी कोयर झूठ हैं, जितने भी कोयर हैं ये क्या है झूठ हैं। ठीक है, सभी मैट कोई हैं और सभी कोई झूठ हैं। ओके, ये आपका डायग्राम बन गया है। अब इसमें देखिए निष्कर्ष है कि सभी झूठ कोई रहे, झूठ का जितना भी हिस्सा है वो कोई रहे, गलत। सभी कोई झूठ हैं, न कि सभी झूठ कोई रहे, तो ये पहला गलत है। दूसरा देखिए सभी मैट झूठ है, मैट का जितना भी हिस्सा है वो झूठ है, बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है आपका, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन है वो बी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने कंप्लीट करवाया है, ये आपके रीजनिंग के सवाल थे, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी मेरे प्यारे भाई ये PDF जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप एक बार इसको दोबारा हल कर लीजिएगा। इससे आपका जो रिविज़न है अच्छे तरीके से हो जाएगा। और बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी बता दे रहा हूँ। ये रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। रेलवे के लिए बिल्कुल रामबाण है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन और लाजवाब वीडियो से नए मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।